वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BSOC 102 भारत का समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। लगभग उत्तर 400 शब्दों में होना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि पर AR देसाई के विचारों की चर्चा कीजिए। प्रोफेसर देसाई द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि वह महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी बौद्धिक उपागम के आधार पर समाजशास्त्र तथा इतिहास को मिलाते हुए स्पष्ट किया कि भारत में राष्ट्रवाद का संबंध किसी न किसी रूप में उत्पादन के संबंध में होने वाले परिवर्तन से रहा है। उसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक दूसरे से भिन्न शक्तियों के द्वंद्व के परिणाम के रूप में स्पष्ट किया। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत यहाँ जो नई भौतिक दशाएं पैदा हुई, उन्हीं के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का प्रभाव हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकीकरण तथा आधुनिकीकरण के द्वारा जिन नए आर्थिक संबंधों की स्थापना हुई, उनके फलस्वरूप भारत की परंपरा संस्थाओं में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। इस आधार पर उन्होंने विस्तार से यह तथ्य पर प्रकाश डाला कि जब किसी समाज में आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो वह विभिन्न वर्गों के संबंध तथा सामाजिक संस्थाओं में किस प्रकार का परिवर्तन होने लगता है। देसाई द्वारा लिखित उपयुक्त पुस्तक 19 अध्यायों में विभाजित है। अपने प्रकटन में उन्होंने राष्ट्रीय तथा राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के साथ ही संक्षेप में यह स्पष्ट किया कि यूरोप के अनेक दूसरे देशों में किस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पुस्तक के पहले अध्याय में देसाई ने भारत में इंग्लैंड का उपनिवेश शासन आरंभ होने से पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति की प्रकृति को स्पष्ट किया। दूसरे अध्याय में उन दशाओं को उल्लेख किया जिनके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तथा प्रभाव में धीरे धीरे नए आर्थिक और राजनीतिक संरचना विकसित होने लगी। अध्याय 3, 4, 5, 6 तथा 7 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों, परंपरागत हस्तशिल्प का पतन, नगरों तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विघटन तथा आधुनिक उद्योगों का विकास जैसी दशाओं का विवेचना की गई। अध्याय 8, 9 और 10 में परिवहन के साधनों के विकास, नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना तथा भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की विवेचना के साथ भारतीय समाज पर इनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। इन दशाओं के प्रभाव से अध्याय 11 में नए सामाजिक वर्गों के प्रादुर्भाव, अध्याय 12 के अंतर्गत आधुनिक राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिका, अध्याय 13 में यहाँ समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात तथा अध्याय 14, 15 व 16 में परंपरागत जाति विभाजन, अस्पृश्यता तथा स्त्रियों की स्थिति परिस्थिति जैसी समस्याओं के विरुद्ध होने वाले आंदोलन के विस्तार से विवेचना की गई। अध्याय 17 में देसाई ने भारत में होने वाले धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा की। पुस्तक में 18 अध्याय वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव की चर्चा की। अंतिम अध्याय में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुछ आंदोलनों को स्पष्ट करते हुए देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर उनके प्रभाव का उल्लेख किया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, एक गांव शहर या नगर से कैसे भिन्न कैसे होता है, मतलब गांव शहर या नगर में अंतर करना है। शहर बड़ी और स्थायी मानव बस्ती होती है। शहर में आमतौर पर आवास, परिवहन, स्वच्छता, भूमि उपयोग और संचार के लिए व्यापक सिस्टम होता है। ऐतिहासिक रूप से शहरवासियों को समग्र रूप से मान्यता में छोटा सा अनुपात रहा है, लेकिन आज 2 शताब्दियों में अभूतपूर्व और तेजी से शहरीकरण के कारण कहा जाता है कि आज आधी आबादी शहरों में रह रही है। वर्तमान में शहर आमतौर पर बड़े महानगरीय क्षेत्र और शहरी क्षेत्रीय केंद्र होते हैं। इसमें आपको और भी लिख सकते हैं शहर क्या क्या, पूरे अपने जो डिटेल में हो लिख दो। उसके ग्राम ये छोटी मोटी मानव बस्तियों को कहते हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ हज़ार के बीच आसपास होती है। अक्सर गाँव के लोग कृषि या अन्य परंपरागत काम करते हैं। गाँव में अक्सर बहुत पास अव्यवस्थित होते हैं। परंपरागत रूप से गाँव में शहरों की अपेक्षा कम सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता आदि। फिर इनको एक्सप्लेन कर दूँ पूरा, क्योंकि 20 मार्क्स का है तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट में समझाया आंसर को। फिर आपका नगर या नगरीय क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक है। नगरीय क्षेत्र आमतौर पर नगरों, कस्बों या उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता। नगर भी एक प्रकार से शहरी होते हैं, परंतु संस्कृत शब्द नगर भी उपयोग किया जाता है, विशेषकर सरकारी कार्य में, जैसे कि नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में प्रवासियों की भूमिका क्या है, चर्चा करनी है इसकी।
शहरीकरण विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का परिवर्तन आर्थिक विकास का एक मजबूत मापदंड है। पिछड़े व स्थिर समाज में शहरीकरण की प्रक्रिया लगभग धीमी है, क्योंकि शहर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार देने में सक्षम नहीं है। हालांकि शहरों में ग्रामीण आबादी का तेजी से पलायन केवल रोजगार पाने के उद्देश्य से है, और इस स्थिति में पूंजी गहन उद्योगों की बजाय श्रम गहन उद्योगों पर जोर दिया जाता है। इसके विपरीत शहरीकरण की गति धीमी हो जाती है जब कुल जल स्तर के अनुपात में शहरी आबादी बहुत स्तर तक पहुंच जाती है। स्थिति कुल 30 देशों में सामने आई है, जिन्होंने विकसित औद्योगिक देश कहा जाता है। विवरण शहर क्षेत्रों के भौतिक विस्तार या इसके क्षेत्र जनसंख्या आदि में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। यह एक वैश्विक बदलाव है। शोध पत्र में 1901 से 2011 तक भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति, शहरीकरण का प्रभाव, शहरों की समस्या का भौगोलिक अध्ययन। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार शहरों में रहने और काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को लोग शहरीकरण भी शहरीकरण है। भारत में शहरीकरण के कारण रेलवे का विकास, अकाल, शहर जीवन का आकर्षण, उद्योगों का विस्तार, शहरों में शहर रोजगार आदि। भारत में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत में का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जम्मू और कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक है। भारत की कुल लंबाई 3,214 मीटर है, जबकि भारत की चौड़ाई पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक है। 2,922 किलोमीटर भारत की कुल भूमि सीमा, 15,200 किलोमीटर, जबकि तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर है। नगरीकरण के कुछ प्रभाव हो जाते हैं पे, जैसे पहला ग्रामीण जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा जीवन में कृत्रिमता का प्रभाव पड़ता है, तीसरा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, चौथा धार्मिक जीवन का प्रभाव पड़ता है, पांचवा मनोरंजन का व्यावसायीकरण प्रभाव होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजीवाद कृषि वर्ग संरचना से आप क्या समझते हैं? मतलब कृषि वर्ग किस तरीके से पूंजीवादी करता है उसको समझाना पूरा। भारतीय कृषि में पूंजीवाद विकास का प्रश्न लंबे समय से मार्क्सवादी अकादमिशियनों और क्रांतिकारक कम्युनिस्ट शिविर में एक विवादित विषय बना हुआ। आज़ादी के 6 दशकों बाद भी कई मार्क्सवादी अकादमिशियन अमृत भादुरी, टी नागिर रेड्डी, के बाल गोपाल, डी वेंकटेश्वर राव, प्रधान एच प्रसाद इत्यादि और अधिक मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रांतिकारी पार्टियों, संगठन, ग्रुप भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य रूप में एक अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक संरचना मानते हैं। उनके अनुसार जो कारण हमें भारतीय सामाजिक संरचना को अर्ध सामंती मानने की ओर ले जाते हैं, उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता, काश्तकारी का प्रचलन, उत्पादक शक्तियों का पिछड़ापन, सूदखोर पूंजी की प्रधानता मुख्य है। यहाँ तक कि कुछ तो सामाजिक जीवन में धार्मिक और जातिगत चेतना की प्रधानता को भी अर्ध सामंती थीसिस के पक्ष में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ऐसे विश्लेषण अक्सर मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के विशेष श्रेणियों की शुद्धता की अपेक्षा करते हैं या उन्हें मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रूस में पूंजीवाद के विकास के अपने शानदार अध्ययन में लेनिन ने दिखाया है कि किस प्रकार उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग रूस में कृषि में पूंजीवाद के विकास को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है, जिनका प्रयोग नरोदनिक यह साबित करने के लिए कर रहे थे कि रूसी कृषि में पूंजीवाद नहीं था, और यह भी किसी रूसी गाँव की किसानी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले तथाकथित समानता मूलक नियमों व रूसी किसान आबादी के तथाकथित समरूप अविभेदीकृत चरित्र के कारण रूस के विशिष्ट मामले में पूंजीवादी विकास का मंजिल को लांघ सकना संभव है। लेनिन ने यह भी बताया कि कृषि में पूंजीवाद के विकास की जटिलता कई प्रकार के विभ्रमों को जन्म दे सकती है। हमारी समझ में भारत में अर्ध सामंती सैद्धांतिकरण मुख्य रूप से इन्हीं विभ्रमों का परिणाम है। यहाँ हम मार्क्सवादी सैद्धांतिकीकरण ढांचे के उन मूलभूत तत्वों की चर्चा करेंगे जिनसे यह तय किया जाता है कि कोई विशेष सामाजिक संरचना अर्ध सामंती या पूंजीवादी है। उसके बाद हम ग्रामीण भारत में उत्पादन के संबंधों और विशेष विनियोजन की पद्धतियों से जुड़े आर्थिक प्रमाणों पर एक संक्षिप्त विवरण देंगे, जिसमें आदिम पूंजी संचय और भूमि सुधार, एक घरेलू बाजार और खेतिहार उजरती मजदूरों के वर्ग का निर्माण, काश्तकारी का प्रश्न, सूदखोर पूंजी का भूमिका और ग्रामीण ऋण की संरचना, भूमि लगान का चरित्र, भूमि संपत्ति का उद्भव और चरित्र दास बंधुआ, अस्वतंत्र श्रम का प्रश्न और बाजार उपभोग के लिए उत्पादन का प्रश्न शामिल होंगे। भारत की ठोस सच्चाई इस प्रकार है, जिसे हम बाद में तथ्य द्वारा भी स्थापित करेंगे। निरपेक्ष भूमि लगान पूंजीवादी लगानजीवी भूस्वामी द्वारा लिया जाता है, चाहे वह काश्तकार को अग्रिम पूंजी को ऋण के रूप में देता हो या ना देता हो। जमीन और उत्पादन में किए जाने वाले किसी भी विशेष
पूंजी निवेश के बदले वह जो ले सकता है और वह कुछ नहीं बल्कि पूंजीवादी काश्तकार किसान को दिए गए अग्रिम कर्ज पर ब्याज है। काश्तकार किसान उजरती मजदूरी नहीं, वह अधिशेष का उत्पादन अपने स्वयं के साधनों के निवेश द्वारा अपने परिवार व भाड़े के श्रम और पूंजी व लगान से भी भूस्वामी द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन पर अपने खुद के निवेश द्वारा करता है और इस जमीन के बदले वह लगान अदा करता है जो कि अधिवेश का ही एक हिस्सा होता है, जिसे वो उत्पादन लागत के ऊपर पैदा करता है जिसमें कि उसके जीवन निर्वाह की लागत भी शामिल होती है। फिर आता भारत के श्रम कानूनों की व्याख्या करनी है और उनका उद्भव कैसे हुआ है बताना है। श्रम 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में एक विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। वर्तमान में केंद्र के दायरे में 44 और राज्य के 100 से अधिक श्रम कानून हैं जो कई श्रम मुद्दों को समाधान करते हैं। काम के आधुनिक दुनिया के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनाए गए श्रम कानून 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक, आर्थिक व्यवस्था में कानूनी शक्ति, धन और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सौदेबाजी की शक्ति का पुनर्वितरण, एक कानून प्रणाली स्थापित करें और आपका काम पर मौलिक अधिकारों और सिद्धांतों का एक स्पष्ट और निरंतर अनुस्मारक और गारंटी प्रदान करें जिन्हें व्यापक सामाजिक स्वीकृति मिलती है। फिर कानूनों का खराब प्रवर्तन दिखाते हैं कि एक निष्पक्ष लेखा परीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने नोट किया कि निर्णय प्रक्रिया की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों से कमजोर थी। फिर का श्रम का संविदाकरण डिसअपॉर्डिनेटनेस परिवार। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण समय के युक्तिकरण की सिफारिश की थी और इसी तर्ज पर निम्नलिखित 4 श्रम संहिता मसौदा तैयार किया, जैसा कि मजदूरी विधेयक है, फिर औद्योगिक संबंध विधेयक है, फिर तुम्हारा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम विधेयक संहिता है, फिर व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम संहिता है। फिर इस कानून ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों में बदलाव दिया। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 शामिल है। इसमें आपका प्रयोजकता, दूसरा का सामाजिक सुरक्षा कोष, फिर पंजीकरण के प्रावधान, फिर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, फिर आपका परिभाषाओं में परिवर्तन कुछ इस तरीके से था। विस्तार करना शामिल था कि कर्मचारियों में नियोजित ठेकेदारों को शामिल करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक में दूसरे राज्य के 100 नियोजित श्रमिकों को शामिल करना। फिर प्रस्थान निर्माण हेतु क्या क्या सीमाएं हैं। पहले फैक्ट्री, यह कारखाने को किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करता है जहां निर्माण प्रक्रिया की जाती है और यह 20 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है यदि यह प्रक्रिया श्रम का उपयोग करके ही की जाती है। 40 श्रमिक यदि इसे श्रम का उपयोग किए बिना किया जाता है। खतरनाक गतिविधि में लगे प्रतिष्ठान है। फिर तुम्हारा ठेका श्रमिक होता है आपका, जिसमें ठेके पर आपका काम दिया जाता है। फिर दैनिक कार्यकर्ता सीमा है कि एक लिमिट है 8 घंटे की फिक्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग महिलाओं का रोजगार है कि उनको भी हकदार होता है जॉब लेने का। फिर छूट है, कोड राज्य सरकार को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार पैदा करने के लिए किसी भी नए कारखाने को संहिता के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है और आपके इग्नू की जानकारी और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।